हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी जीडी के बच्चे हैं वो सब लोग आ जाएं, क्योंकि क्लास की टाइम हो चुकी है। यानी जो 11 बजे आपको डेली क्लास मिलती है उसकी टाइम हो चुकी है। तो जितने भी लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया है वो सब लोग आ जाएं। आप लोग देखो, वेट मत किया करो, मतलब इस चीज़ का इंतजार मत किया करो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम आएंगे। ठीक है, जब आपको पता है कि क्लास डेली 11 बजे होती है तो नोटिफिकेशन आए या ना आए, यूट्यूब भूल जाए लेकिन आपको नहीं भूलना है। ठीक है, यूट्यूब भूल जाए, नोटिफिकेशन आपको देना है कि हाँ आज क्लास हो रही है। लेकिन आप लोग खुद से मत भूलो कभी भी जो है यहाँ मेरी क्लास जो है जो 11 बजे है तो है। ठीक है, उसमें जो है ये नहीं करना है। इसीलिए हमने जो है कभी भी ये नहीं हुआ आपके इस वाली क्लास के साथ में, जब से हमने बोला था जो है पहले दिन से, तो उस दिन से जो है लगातार आपको उसी मतलब कि उसी टाइम पर 11 बजे ही क्लास मिल रही, ना तो 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। और ये भी नहीं हुआ कि किसी दिन क्लास बंद हुई। शायद एक दिन, मुझे लग रहा है कि एक दिन की क्लास नहीं हुई थी, बाकी तो डेली आपकी क्लास हो ही रही है। तो ये भी नहीं है जो है कि हाँ आप आओगे, मान लो सर्च करोगे आपको क्लास नहीं मिलेगी फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो है नहीं। आपको पता है कि जब क्लास डेली होती है तो डेली आपको अपने टाइम पर रेडी रहना है, जैसे कि क्लास अपने टाइम पर रेडी रहती है। तो चलो हम देखते हैं आज हम कौन सा शिफ्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। तो ये हमारा जो है जीडी एग्जामिनेशन का जो है 26/2/2024 को जो पेपर हुआ था 4th शिफ्ट में 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच वाला, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस जो है करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट शिफ्ट होगा ये। ठीक है, 26 तारीख का जो है लास्ट शिफ्ट होगा हमारा, क्योंकि 4 ही शिफ्ट हर डे में जो है इसका पेपर होता है। तो इसमें जो है जो मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे उसको आज हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि क्या है। यहाँ पर करा कि x जो है अकेले एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, y अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद x काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में y को कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। देखो, x जो है काम को 20 दिन में कर सकता है और y जो है काम को 50 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 50 का एलसीएम लोगे तो आएगा 100। मतलब यहाँ पर जो है इसी काम को करने के लिए x और y की हम क्षमता निकाल लेंगे। x की क्षमता क्या होगी 100/20 मतलब 5 आ जाएगी, y की क्षमता 100/50 यानी कि 2 आ जाएगी। ये हो गई x और y की क्षमता। करेक्ट, ये दोनों साथ में एक साथ में काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद में x छोड़ता है, तो 5 दिन तक तो ये दोनों काम करेंगे। 5 और 2 7, इनकी क्षमता कितनी है दोनों की मिला के 7 है। और अगर ये 5 दिन तक काम करेंगे तो 35 यूनिट का काम खत्म कर लेंगे। अब 100 यूनिट पूरा काम था, इसमें से 35 खत्म हो गया, बचा कितना 65 बचेगा। 100 में से 35 घटा दो, 65 यूनिट का काम बचा हुआ है। इसको कौन पूरा करेगा, y करेगा। तो y की क्षमता है कितनी 2, 65 को 2 से भाग कर दो। 65 को 2 से भाग करोगे, आपको पता है 32 दूना 64 होता है, तो 32.5 आ जाएगा। 32.5 दिन हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में 32.5 दिन जो है दिया गया है, तो यही इसका आंसर होगा। चलो इसके बाद में फिर हम दूसरे का अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बीच में हम जो है आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते। तो शुरुआत में जो भी आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बतानी रहती हैं, क्लास टाइमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसी टाइम पर आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बीच में हमारा टाइम बर्बाद करने का कोई मोटिव है नहीं फिलहाल। अगला यहाँ पर है 2 संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं का योग 102 है, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ये हमें बताना है। योग जो है अगर 102 है और 9 और 8 जोड़ लो 17 हो जाएगा। मतलब इसी 17 का मान हमें 102 बोल रहा है, 17 का ही मान हमें जो है 102 दिया गया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 17 छक्का 102 6 आ जाएगा। अब संख्याओं का अंतर पूछेगा, सबसे पहले इस अनुपातों का अंतर निकाल लो। 8 और 9 का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। अगर 1 ही इनका अंतर आएगा तो इनके अंतर का मान भी कितना होगा 1 होगा। 1 का मान 6 है, मतलब 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा जो कि हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसका मान भी निकालना चाहोगे, 8 का मान कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 9 का मान कितना हो जाएगा 9 का मान 54 हो जाएगा। अभी भी अंतर निकालोगे, 54 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा इसका। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि यदि जो है एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने % कम है। कह रहा है एल जो है वो एम से 3 गुना अधिक है, तो एम का अगर 1 है तो एम का 3 गुना कितना होता है 3 होता है। ये कह रहा है इससे 3 गुना ज्यादा है, तो 1 तो रहेगा ही, साथ में 3 गुना ज्यादा और, तो यानी कि 4 हो जाएगा। ये हो गया एल का मान। एल का मान कितना हो गया 4। गलती से भी आप 1 और 3 मत लगे ना,
अगर ये होता है एल एम का 3 गुना है तब तो यहाँ पर एम की जगह पर 1 और एल की जगह पर 3 रखते हैं, लेकिन 3 गुना अधिक है। अधिक होने का मतलब क्या कि 3 गुना करो और साथ में वो जो एम का मान है उसको भी जोड़ो। तो 3 गुना करेंगे 3 आएगा, एम का मान 1 है, 1 और जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एल का मान जो है 4 और एम का मान 1। एम जो है एल से कितने % कम है, तो एल 4 है, 4 से 1 कितना कम है, 3 कम है। और परसेंट में निकालना तो एल को बटे में रखो और गुणे 100 कर दो। सॉल्व करोगे इसको, 4 से 100 को काटोगे 25 आएगा, 25 को 3 से गुणा करोगे मतलब 75% आंसर आ जाएगा। 75% आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपए है, यदि उस पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। अंकित मूल्य अगर 1960 रुपए है और 30% की छूट दी गई, सामान बेचा कितने में जाएगा, 70% में बेच दिया जाएगा। तो इसी का आप मान निकाल लो, 2 जीरो यहाँ से कट ही जाएगा। बाकी इसको गुणा कर लो, 196 को 7 से, 7 दूनी 1400 होता है, यानी 1400 में से 700 का 28 घटा दो, 1400 में से 28 घटाओगे कितना का 1372 रुपये आएगा। 1372 रुपये यहाँ पर हमें जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा 1372। ठीक है, यानी कि आपको 196 को 7 से गुणा करना है। हमने किस तरीके से गुणा किया है इससे इतना कुछ मतलब नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है गुणा कर सकते हो। यानी हमने देखो कैसे माना, 196 को 200 मान लिया, तो 200 को 7 से गुणा कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। बाकी 4 काम है तो 700 को 28 घटा देंगे, बस चौथा ऑप्शन आंसर होगा इसका। 5वां क्वेश्चन हमारा अगला है, यहाँ पर कह रहा है एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत कितना है। देखो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 35% है, यानी कि अगर जो सीपी है जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, 35% है तो 35 रुपये हो जाएगा। तो हानि यहाँ पर कितने हो गए, 100 से 35 जाने में कितना कम हुआ, 65 कम हो रहा है। तो 65 अगर कम हो रहा है 100 पर तो 65% की हानि भी होगी, क्योंकि सीपी कितना है 100 माना है हमने। तो 100 पर जितने रुपए की हानि उतना % हानि, या 100 पर जितने रुपए का लाभ उतना % लाभ। ठीक है, तो हानि हो रही 65 की तो 65% की हानि हो जाएगी, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, बेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई जो है मीटर में कितनी होगी, ये हमें बताना है। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि कोई चीज काटना है या कोई चीज नापना है, मान लो कभी कुछ दे दिया गया कि इतना पार्ट है इसको नापना है तो कितने किलो का भार होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हमसे पूछी जाती हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मतलब हमें इन संख्याओं का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 91, 112 और 49 सब मीटर में है, इनका मासा भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, मतलब इसका एचसीएफ निकाल लो। इसका मासा निकालोगे तब देखो मासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो ऑप्शन है उन्हीं से इन सबको भाग कर दो। देखो 19 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 21 से काटेंगे तो 21 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से यहाँ पर देखो कोई कटेगा, 3 से जो है 91 ही नहीं कटेगा, यानी 7 से ही जो है संख्याएं कटेंगी। 7 से 91 भी कट जाएगा, 7 से 112 भी कट जाएगा, 7 से 49 भी कट जाएगा, मतलब 7 इसका मासा है। जो इसका मासा है वही इसका आंसर है, मतलब चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो 7 नंबर का है, यहाँ पर कह रहा है एक मूलधन राशि जो है 8%, एक मूलधन राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज $320 है, तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। देखो मूलधन हमें नहीं पता, मान लेते हैं P रुपए है, तो इस P रुपए पर जो है जो दर है 8% की वार्षिक है और समय यहाँ पर 2 साल है। 2 साल में जो इसको ब्याज मिलता है $320 मिलता है, बराबर कर दो $320 नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर ब्याज जो है डॉलर में है तो मूलधन भी डॉलर में आ जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। 8 दूनी 16 होता है, 16 से 32 को काटेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। पी का मान कितना होगा, 20 को 100 से गुणा करेंगे मतलब 2000 हो जाएगा। तो अगर ब्याज यहाँ पर डॉलर में थी तो मूलधन भी किस में हो जाएगा, डॉलर में हो जाएगा, मतलब $2000 इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर का सिंप्लीफिकेशन से है। बहुत इजी से क्वेश्चन हमें दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का, जो कि आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। 4 को 2 से गुणा कर दो, 8 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 15 - 8 + 7 + 7। 15 में 7 जोड़ोगे 22 आएगा, 22 में से 8 घटा दोगे तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, 14 बन जाएगा। 14 इसका आंसर होगा, तीसरे ऑप्शन में है, यहाँ पर हमें जो है दिया गया है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो यहाँ पर हमसे कर रहा है कि 17 क्रमागत जो है विषम संख्याएं हैं, यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो प्रथम 11 संख्याओं का औसत अगर x है, 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है, ये हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर 17 संख्याओं का औसत निकाल देते हैं। देखो 17 संख्याओं का औसत क्या होगा, फिर आप ऐसे समझो कि शुरुआत की जो 11 संख्या है उनका जो एवरेज है वो x है, और जो 17 संख्याएं कुल है उनका एवरेज कितना हो जाएगा। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो है कुछ सम संख्याएं दी गई हैं या कुछ विषम संख्याएं दी गई हैं, उनमें से हमें कुछ का औसत पता है तो उसके बाद में जितनी विषम संख्याएं जुड़ेंगी उतना औसत भी जुड़ जाएगा। तो इन 17 का औसत कितना होगा, x के साथ में क्या होगा, क्योंकि देखो 11 के बाद में 17 तक जाने के लिए हमने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा है। 11 में अगर 6 जोड़ के 17 बना तो औसत में भी क्या होगा, 6 जोड़ लेंगे बस। इन 17 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि योग क्या है, तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और इन 17 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 17x प्लस 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो अगर हम इन 17 संख्याओं का योग में से 11 संख्याओं का योग घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, बाकी जो 6 संख्याएं उनका योग मिल जाएगा। तो अगर योग मिल जाएगा तो पहले हम योग निकाल लेते हैं, 17x प्लस 102 में से 11x घटाएंगे तो क्या होगा, केवल x वाला घटेगा, मतलब ये बन जाएगा 6x प्लस 102, 6x प्लस 102 बनेगा। ये कैसे मिला है, हमने इस जो है 17 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं के योग को हमने घटा दिया है। तो ये हमारा क्या है, औसत नहीं है, 6 संख्याओं का योग है। अगर हमें औसत निकालना है तो इसको 6 से भाग कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इसका। 6 से भाग करोगे यहाँ पर क्या होगा, 6 तो ये वाला कट जाएगा, बाकी 6 से यहाँ पर कॉमन लेकर के काटोगे ये 17 बार में कटेगा, मतलब ये पूरा हमारा कितना आ गया, x प्लस 17, x प्लस 17। ये समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा 1 मिनट लाओ बता देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 6x प्लस 102 है ये, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 6 मान लो कॉमन कर लो, 6 कॉमन कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 17 हो जाएगा। नीचे क्या है, 6 है ही, ये कट जाएगा, x प्लस 17 हमारा आंसर बचेगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर हमें ये दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 10 नंबर का। 10 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो ए बी और सी की यहाँ पर चाल के बारे में कुछ बता रहा है हमसे, कह रहा है ए जो है क्या है, बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। तो मान लो पहले हम बी का लिख लेते हैं, तो बी करा सी से 2 गुना, मतलब सी अगर 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए बी से 3 गुना, बी अगर 2 है तो ए 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये हो गई इनकी स्पीड। कभी भी अगर मान लो स्पीड का रेशियो हमें मिल जाता है तो हमसे कह रहा है यहाँ पर सी द्वारा जो लिया गया टाइम है वो 66 मिनट का है, यानी कि हमसे यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है। जब देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जो है सबके लिए बराबर होगी, तो स्पीड का उल्टा जो है टाइम होता है, मतलब ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है। अगर सी का टाइम जो है 66 मिनट है, अगर सी का टाइम 66 मिनट है, मतलब 1 का मान हमें 66 मिनट दिया गया, इस 1 का मान 66 मिनट दिया गया। 1/6 का मान निकालने के लिए क्या होगा, इसी 66 में जो है 1/6 से गुणा हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 11 मिनट आ जाएगा, 11 मिनट आ जाएगा, यही आंसर होगा। मतलब यहाँ पर पहले ऑप्शन में 11 मिनट दिया गया है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीता और गीता की औसत आयु जो है 40 वर्ष है। यदि रीतु जो है सीता का स्थान ले लेती है, कहने का मतलब कि सीता के स्थान पर रीतु आ जाएगी, बाकी गीता तो रहेगी ही, तो इनकी जो औसत आयु है वो 38 वर्ष हो जाएगी। और अगर कह रहा है रीतु जो है गीता का स्थान लेती है, यानी कि रीतु और सीता हो जाएगी, क्योंकि गीता को हटा दिया जाए, तो इनका जो औसत आयु है 42 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता और रीतु की क्रमशः आयु क्या है, यह हमें बताना है। देखते हैं, देखो सबसे पहले सीता और गीता की आयु, औसत आयु 40 दिया गया, तो सीता और गीता की आयु का योग कितना हो जाएगा, अगर औसत 40 है तो योग कितना होगा, 40 गुना 80, क्योंकि 2 लोग हैं। और उसके बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है रीतु जो है सीता का स्थान लेती है, मतलब सीता के स्थान पर रीतु आ जाएगी, बाकी गीता तो रहेगी ही अपने स्थान पर, तो इनका औसत कितना होगा, तो इनका औसत कितना होगा 38। अगर औसत 38 है तो योग कितना होगा 38 गुणे 2, यानी कि 76 हो जाएगा। और कह रहा है रीतु के स्थान पर अगर रीतु जो है गीता का स्थान लेती है, मतलब ये पहली वाली लाइन देखो, जो पहली वाली लाइन है, यहाँ पर क्या सीता तो रहेगी ही, और गीता की जगह पर यहाँ पर इस बार रीतु को इधर बैठा दो, तो इनका जो औसत होगा वो 42 होगा। अगर औसत 42 योग कितना होगा, 42 का डबल कर दो 84 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें मतलब दो दो के पेयर में इनका योग मिल चुका है। अब क्या करते हैं, इन सबका हम एक साथ में योग निकालते हैं। देखो इन सबको जोड़ोगे तो सीता जो है 2 बार है, गीता भी 2 बार है और ऋतु भी 2 बार है। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 बार जो है सीता आएगी, सीता प्लस गीता प्लस ऋतु, सीता प्लस गीता प्लस ऋतु सब 2 बार आएंगी। इधर जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 8 8 16 और 16 7 23 और 23 1 24 मतलब 240 हो जाएगा। यहाँ से सीता प्लस गीता प्लस ऋतु का मान निकालोगे क्योंकि तो डबल है 240, आधा करोगे तो 120 हो जाएगा। अब हमसे जिसका भी मान पूछा गया हम सबका मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हमसे पूछा गया सबसे पहले सीता की आयु, सीता की अगर पूछी गई तो गीता और ऋतु की आयु रख दो यहाँ पर इसकी जगह पर। देखो गीता और ऋतु कितना है, दूसरे लाइन में हमें यहाँ पर दिख रहा है ना 76 है, यहाँ पर रखो। मतलब यहाँ पर सीता का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये गीता और ऋतु ले जाके इधर से घटा दो तो सीता बराबर कितना आ जाएगा, सीता का मान हो जाएगा 120 माइनस 76। 120 में से 76 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब ऑप्शन भी यहाँ पर साथ में आपको देखते रहना। देखो सबसे पहले हमसे करा क्रमशः, मतलब सबसे पहली आयु सीता की ही है, सबसे पहली आयु सीता की है, मतलब यहाँ पर और किसी में 44 नहीं दिख रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस अब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप निकालना चाहते हो तो फिर गीता की आयु भी निकाल सकते हो। देखो गीता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, सीता और ऋतु का मान रखेंगे। सीता और ऋतु का मान हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे, यानी 120 में से 84 घटाना पड़ेगा। 120 में से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 84 घटाना पड़ेगा। और 84 यहाँ से घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर देखो 120 है, हमने 128 गलती से कर दिया है। 120 में से 84 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यहीं पर अगर मान लो हमें ऋतु का मान निकालना है तो ऋतु का मान निकालने के लिए सीता और ऋतु देखो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी सीता और गीता पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये वाला मान रख लो। यहाँ पर 120 में से 80 घटा देंगे, 120 में से 80 घटा देंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। मतलब ये हो गया 44 36 40, हमें चौथे ऑप्शन में यही सेम वैल्यू दी गई है। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, करा EFG जो है मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, E और F मिलकर उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो G अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है। देखो E और F अगर मान लो E F और G तीनों लोग हैं, ये तीनों अगर काम करते हैं तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, 20 दिन में पूरा हो जाता है। और करा E और F अगर काम को करते हैं, E और F अगर यही दोनों काम को करते हैं तो काम जो है 50 दिन में पूरा हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम 20 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हमें मान निकालना है इन तीनों की क्षमता का तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। और ये जो EF है इनकी क्षमता निकालनी है, इनकी क्षमता 2 आ जाएगी। अब देखो अगर EF और G तीनों की क्षमता 5 है, EF मिला करके 2 है, मतलब ये दोनों मिला करके जो है 2 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों मिला करके अगर इसका मान 2 हो रहा है तो इस अकेले कितना होगा, ये 3 होगा। इसका मतलब अगर ये 3 है, करा G अकेले काम को कितना दिन में कर पाएगा, 100 यूनिट का पूरा काम है, इसको G करेगा तो G की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 से भाग कर दो, 100/3 दिन आंसर आएगा, पहले ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पूरा ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 81/13 जो रहेगा ही 81/13 और भाग है यहाँ पर 176 से 16 को भाग कर दो क्योंकि पूरा कट जाता है। तो 16 से अगर 176 को भाग करोगे 11 बार जाएगा, ब्रेकेट तो ऐसे लगा रहेगा। माइनस 98 को 49 से भाग कर दो, ये भी कटेगा 2 बार में। और गुणे यहाँ पर 169 से 2197 को भाग कर दो। तो आपको अगर याद हो तो 13 का जो क्यूब है वो 2197 होता है, 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, मतलब 13 बार में कट जाएगा ये भी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बन जाएगा 81/13 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये जो 11 में से 2 घटाने पर 9 बन रहा है, ये 9 उल्टा हो जाएगा, जो 9 था ये 1/9 बन जाएगा। और गुणे यहाँ पर 13 पहले से है। अब देखो यहाँ से जो है 13 से ये वाला 13 कट जाएगा, 9 से 81 को काट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, मतलब पूरे का मान कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन 9 का दिया गया है। इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं 14 नंबर का। तो 14 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, P अनुपात Q का मान दिया गया है, Q अनुपात R का मान दिया गया, Q अनुपात P प्लस R का मान हमसे पूछा गया है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हमें करना है नहीं। यहाँ पर देखो P और Q दिया गया है, P और Q जो दिया गया है 5:3 दिया गया है, और Q और R भी दिया गया, Q और R 2:5 दिया गया। इसको नीचे लिख लो। इस पूरे को
अनुपात को अगर हमें एक साथ में लिखना है, यहाँ पर क्या करो, इस वाले 3 को आगे बढ़ा लो, इस वाले 2 को इधर और आगे बढ़ा लो, बस इसको गुणा कर दो सीधा सीधा आप। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा। मतलब P का मान 10 हो गया, Q का मान 6 हो गया और R का मान 15 हो गया। हमसे पूछेगा Q अनुपात P प्लस R। देखो Q कितना आया, 6 आया, 6 यहाँ रख लो। और P और R कितना है, P जो है 10 है, P 10 है और R 15 है, दोनों को जोड़ लो, 10 और 15 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। मतलब 6 अनुपात 25 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में 6 अनुपात 25 दिया गया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास केवल और केवल जो है 5 क्वेश्चन बचेंगे, जो कि हमें इस वाले सेशन में करने हैं। तो मुश्किल से आप 5 से 7 मिनट रुकोगे मेरे साथ में तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप जो है 70 मीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है ये हमें बतानी है। देखो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 गुणे जो है L प्लस B का जो हमें मान दिया गया 70 दिया गया। तो अगर यहाँ से हम कोई हमसे पूछे केवल L और B का मान कितना होगा, L प्लस B का मान कितना होगा, तो कितना होगा, इसका आधा कर देंगे 35 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हटाओगे तो कितना बनेगा, 35 बन जाएगा। और हमसे दूसरा बोल रहा करा L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई यही क्षेत्रफल होता है, ये दिया गया 300 मीटर, मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो पहले तो हम यहाँ से जो है L और B का मान निकाल लेते हैं, फिर आपको विकर्ण बताते हैं कैसे निकाला जाता है। L प्लस बी अगर हमें पता है, हम यहाँ पर L माइनस बी निकाल लेते हैं। देखो L माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 4LB, ये A और B से बनता है। इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे L प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, मतलब 35 का स्क्वायर होता है 1225, और माइनस 4LB 4 गुणे 300 करोगे तो आ जाएगा 1200। यह है L माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे 1225 में से 1200 घटाओगे 25 आएगा। तो यहाँ से L माइनस बी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि 25 आया है तो वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा इधर का स्क्वायर हटाने के लिए। L माइनस बी बराबर हो जाएगा 25। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, चाहो तो इन सबसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। L प्लस बी बराबर 35 है, देखो नीचे लिख लेते हैं L प्लस बी बराबर जो है 35 भी है। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो B से B कैंसिल होगा, 2L होगा और बराबर 35 और 5 40 हो जाएगा। मतलब L का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अगर L का मान चाहे इस वाले इक्वेशन में चाहे इस वाले इक्वेशन में रख लो, L का मान लो यहाँ पर दूसरे वाले में रखते हैं तो इसकी जगह पर 20 रखेंगे, 20 ले जाके 10 से 35 में से घटा देंगे तो B का मान मिलेगा। तो B बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जो है 15 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई। देखो कोई भी आयत जो है ऐसे तो बना होता है, कोई भी जो आयत होता है वो ऐसे बना होता है। जो आयत का विकर्ण होता है उसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो मान लो ये आयत है ABCD, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसको D विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। D का जो मान होता है ये होता है अंडर रूट में L स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो कोई भी विकर्ण पूछा जाए, मतलब हमें L 20 मिल गया है और B जो है 15 मिल गया है, तो विकर्ण अगर D का मान निकालना क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर, L 20 है स्क्वायर कर देंगे 400 हो जाएगा, B जो है 15 है स्क्वायर कर देंगे 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 625 आएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर D बराबर जो है 25 मीटर आंसर होगा। यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में इसका विकर्ण दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल तो होगा नहीं कुछ। 14 को 8 से गुणा कर दो, यहाँ पर 112 बन जाएगा, प्लस 42 को 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 360 में अगर 18 हम जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 378, माइनस 111 को 3 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 3 3 9 2 11 3 7 21, मतलब 37 आ जाएगा। अब 112 से 78, 112 और 78 को दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा 8 2 10, 7 1 8 और 1 9, उसके बाद में 3, मतलब ये हो जाएगा 390। कुछ हमने गड़बड़ कर लिया, सॉरी 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 भी तो है भाई, 3 1 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कर दो 37 को। 37 अगर घटाओगे 490 में से तो कितना मिल जाएगा हमारा, क्योंकि 37 और फिर 3 40 होता है और उसके बाद 50 जो है 90 हो जाएगा, मतलब 53 बचेगा। 453 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। घटा लोगे तो कितना बन जाएगा, 453 हमें यहाँ पर जो है दूसरे ऑप्शन में
दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 91,260 है, या हर वर्ष जो है 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। शहर की जो जनसंख्या होती है इसमें हमेशा हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का जो है लगाते हैं इसको। तो मान लो 2 साल पहले जो है जनसंख्या नहीं पता, मान लेते हैं एन रही होगी, तो उस पर क्या हुआ 30% जो है 2 बार बढ़ा है, मतलब 2 बार जो है 130% हुआ है। 30% बढ़ने का मतलब क्या होगा 130% हो जाएगा। और ऐसा करने से जो है जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी हो गई 91,260 हो गई है। इस पूरे को सॉल्व करके आप एन का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, यानी नीचे का 100 तो कट गया, बाकी जो बचा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लो 13 से काट देते हैं, 13 से अगर इसको काटेंगे 13 से 91 हो जाएगा, जीरो फिर 13 दूना 26 मतलब 70 20 आ गया। फिर 13 से इसको काट देंगे, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 5 बचेगा, 52 13 चौको 52 मतलब 540 आ गया। अगर 540 आ ही गया तो एन का मान के लिए क्या कर देना है, इसी 100 से गुणा करवा देना है, मतलब ये हमारा बन जाएगा 54,000 बन जाएगा। यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में 54,000 दिया गया है। तो 2 साल पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी 54,000 थी। अगला इसके बाद में हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 25,766.4 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये हमें बताना है। तो कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन मिल जाए तो ब्याज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम भी यहाँ पर दिया ही गया है। तो मूलधन कितना है 24,000 रुपए है, तो पी जो है कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। उसके बाद मिश्र धन कितना, देखो ये तो ब्याज है, कह रहा है इतना जो है ब्याज प्राप्त होता है। तो मिश्र धन के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस 24,000 में ही जो है 25 जो है 766.4 को जो है जोड़ लेंगे। दशमलव बाद 4 ही आएगा, बाकी 6 और फिर ये 7, यहाँ पर सॉरी 25 है, ये 5 4 9 2 2 4 मतलब 49,766.4 हो जाएगा, 49,766.4 हो जाएगा। अब ये हो गया ए। तो आपको बताया गया कि रेट निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में हमने बताया है कि रेट निकालने के लिए पहले दोनों का अनुपात निकाल लो। तो अनुपात अगर निकालेंगे, देखो 1 जीरो इधर बढ़ा लो, इसका दशमलव हटा दो, 4 बन जाएगा। या फिर चलो अच्छा रहने दो इस वाली लाइन में, ऐसे हम रहने ही देते हैं, अगली लाइन में सारी चीजें हम करेंगे। अब हमें इसको अगर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए देखो इधर क्या कर लो 24,000 जो है इसको 1 जीरो और बढ़ा लो, अनुपात यहाँ पर जो है 49,766.4 जो था इसको 4 जो है पूरा कर लो। अब इस पूरे को हमें यहाँ पर करना है सॉल्व। तो मान लो सबसे पहले कितने से काटते हैं 8 से, मान लो 8 से काटते हैं, आ जाएगा 8 3 24 मतलब 3,000। और इसको अगर 8 से काटेंगे तो 8 से 48 1 49 17 8 दूनी 16 फिर 8 दूनी 16 और 8 टाइम 64 मतलब 62,208 आ गया। बाकी इसको हम काट सकते हैं 3 से अगर काटेंगे तो आएगा 1,000। हमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर, अच्छा 1 जीरो तो यहाँ पर और रहा होगा, 10,000 हो जाएगा। अब तो ये कि 1 जीरो तो और था, और इसको अगर मान लो काट दोगे आप 3 से तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और उसके बाद में फिर 3 7 21 जीरो आएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा और 1 22 तो 3 3 9 1 10 3 6 18 मतलब 20,736 आ गया। 20,736 आ गया। तो इसको आप और काट सकते हो, चाहो तो 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काटेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, या फिर चलो देखो मान लो सीधा इसको 8 से काटते हैं क्योंकि 8 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, या 736 तो 8 से कट जाएगा, चलो 8 से काट लो। 8 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा सबसे पहले हमारा कितना 8 के 8 2 10, उसके बाद में 20 तो 8 दूनी 16 4 20 8 45 मतलब 1250 आ गया। और इधर वाला सॉल्व करेंगे, अच्छा अगर 16 से काट देते तो चलो समझ लो 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा 47 8 45 7 बचेगा 8 9 72 और 8 दूनी 16 मतलब 2592 आ गया। फिर से इसको काट दो एक बार, मुझे लग रहा है बस एक बार काटने के बाद में कुछ हमारा बन जाएगा। काटेंगे 625 बनेगा इधर, क्योंकि ये 5 घाते 4 होता है। इधर अगर मान लो हम काट देंगे फिर से 2 से किया जाएगा, 2 1 के 2 2 दूनी 4 1 5 फिर 2 9 18 और 2 6 12 मतलब ये 1296 आ गया। ठीक है चलो बन गया हमारा। देखो ये क्या है, ये 5 घाते 4 है,
ये कितना है, ये है 6 की घात 4। ये हमारा पूरा बन जाएगा 6 की घात 4, इधर बन गया 5 की घात 4। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रेट निकाल लेंगे अब सीधा, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बनाया क्यों है, क्योंकि 2 वर्ष है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो 2 साल में 4 छमाही हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर पावर 4 के रूप में बनाना था। यानी कि अब 1 साल में पैसा क्या हो रहा था, 1 साल में जो पैसा था वो 5 रुपए से 6 रुपए हो रहा था। अगर 1 वर्ष यानी कि 1 छमाही का निकालेंगे, 1 हाफ ईयरली का निकालेंगे, पैसा क्या हो रहा था, 5 से 6 रुपए हो रहा, 5 रुपए से 6 रुपए बन रहा था। पावर 4 को आप छोड़ दो, मतलब यहाँ पर रेट क्या होगी, 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़ा तो 1/5 और गुणे 100%, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%। ये 20% जो आ रहा है ये हाफ ईयरली आ रहा है, अर्धवार्षिक है। हमसे जो है ईयरली पूछा गया, वार्षिक पूछा गया, तो इसमें 2 से गुणा करके ईयरली बना लो। 20 में 2 से गुणा करेंगे मतलब 40% जो है ईयरली आ जाएगा, 40% ईयरली आएगा, जो कि यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। कैलकुलेशन थोड़ी थी, थोड़ा समझाने में भी आपको टाइम लगा है, बाकी इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। कभी भी रेट निकालने तो आपको ऐसे ही जो है निकालना होगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, यहाँ पर करा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का जो है 160% है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो अंकित मूल्य जो एमपी है वो यहाँ पर क्या है, सीपी का जो है 160% है। मान लो पहले सीपी ही लिख लो, सीपी मान लो 100 रुपये है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 100 का 160% मतलब 160 ही आएगा। उसके बाद में कह रहा है 35% की छूट भी दी जाती है। अगर 35% की छूट दी जा रही है तो 160 रुपये का जो सामान है कितने परसेंट में बेचा जाएगा, तो ये 65% में जो है बेचा जा रहा होगा। साल करोगे 0 से 0 काट दो, बाकी 2 से इसको काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 अठे 16। 5 से 65 को काटोगे 13 आएगा, 13 को 8 से गुणा कर दोगे मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 104 रुपये हो जाएगी। 104 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। करा कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 100 के सामान को 104 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, 4 का, और 4 का लाभ होगा, और 100 पर निकालेंगे तो 4% भी आएगा, परसेंट में भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है यही इसका आंसर हो जाएगा बस। तो लास्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पर सीपी और एसपी के बारे में बोल रहा है, सीपी है और एसपी है। कह रहा जो है इसका लाभ जो है कितना, 250% है। तो अगर क्रय मूल्य इसका 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो रहेगा ही, साथ में लाभ और, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये और लाभ जो है 250%, मतलब 100 और 250 जोड़ेंगे तो 350 आएगा। ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब कह रहा जो है 50% की वृद्धि कर दी जाएगी क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य जो है जो 100 दिख रहा है इसको 150 बना देंगे, यही तो करेंगे। लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो 350 ही रहेगा। अब हमसे जो है पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ कितना है। अब 150 के सामान को अभी भी 350 रुपये में बेच रहा है तो इसको 200 रुपये का फायदा हो रहा है। 150 रुपये के सामान है, उस पर 200 का फायदा हुआ, परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो इसको। 1 जीरो से 1 जीरो कट ही जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 200 को 2 से गुणा करोगे मतलब 400/3%। 400/3% किसी ऑप्शन में है, तो ये जो 133.33 लिखा गया इसको सॉल्व करोगे, 133.33% जो बटे है यानी 400/3 है, 400 को अगर 3 से भाग करोगे तो यही आएगा। 400 को 3 से भाग करोगे तो 133.33% आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का, क्योंकि हर सेट में जो है 20 क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसमें का भी जो है हमने 20 क्वेश्चन आपका अटेंड कर लिया, यानी कि 26 तारीख का पेपर था, 26/2/2024। तो पेपर जो आपका 2024 में हो रहा था वो शुरू हुआ था 20 फरवरी से। तो हमने 20 फरवरी का जो है चारों सेट करवा लिया है, 21 का, 22 का, फिर 23 का और फिर 24 का। 25 तारीख को पेपर था नहीं, उसके बाद में फिर 26 का। ये वाला जो पूरा क्लास है, क्लास आप देखने के बाद में देखोगे कि आप जो है 6 शिफ्ट जो है पूरी तरीके से कर चुके हो। और 6 शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, तो 6 शिफ्ट में अगर आप निकालोगे
6 शिफ्ट में नहीं, सॉरी, कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया, तो 6 दिन का मतलब कितना हो जाएगा, 24 शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पर 6 शिफ्ट बोल रहे हैं। 6 दिन का जो है आप लोग अभी तक पेपर डिस्कस कर चुके हो, और 6 दिन में 24 शिफ्ट हो जाएगा। एक शिफ्ट में जो है 20 क्वेश्चन है, तो 24 में 48, मतलब कि 480 क्वेश्चन अभी तक आप लोग कर चुके हो। 480 क्वेश्चन भाई बहुत होता है। जितने लोगों ने सीरियसली देखा होगा, अगर उनका पेपर जो है इधर 4 फरवरी को ही होगा, तभी मैथ में जो है उनको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। मतलब जैसे क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और सीरियसली अगर आपने किया है तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाएंगे। तो चलो, अब ये वाली क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है कि हाँ डेली जो है होती है 11 बजे, और क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए एक बार। बाकी जितने लोगों को भी टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो 10 बजे वाली क्लास के साथ में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आज हमने 10 बजे वाली क्लास में जो है परसेंटेज चैप्टर शुरू किया है, तो परसेंटेज चैप्टर की केवल पहली क्लास अभी तक हुई है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे वहाँ से जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और बाकी आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।